नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब धीरे धीरे रोहित और अनिका को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों ही उस समय पर जख्मी हो गए थे जब दुश्मनों ने उन पर तीनों ही जगह पर अटैक किया था। ये सुनकर अब दोनों ही एक दूसरे के बारे में चिंता करते हैं। अब रोहित अनिका से कहता है कि आज रात हम बच्चों के कमरे में ही सोएंगे। अनिका भी उसमें हामी भरती है, इसलिए अनिका बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ जाती है क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद अब सब वहां पर डिनर पर इकट्ठा तो होने ही वाले थे। यहाँ पर रोहित के पैलेस में अब तक डाइनिंग टेबल पर सभी तरह का खाना सजा दिया गया था क्योंकि आज रोहित और अनिका आए थे, इसलिए करण गुलेरिया ने खास सभी शेफ को बोलकर खाने को बड़ा ही लजीज बनवाया हुआ था। वहाँ पर हर एक डिशेज को उस डाइनिंग टेबल के ऊपर सजाया गया था। वहाँ पर सभी ही लोगों के लिए कुछ न कुछ फेवरेट डिश पहले से ही बनाकर रखी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर अब तक सभी ही वहां पर आ गए थे क्योंकि सभी जानते थे कि आज सब एक साथ खाना खा रहे हैं क्योंकि अब रोहित और अनिका उन सब के सामने थे। हालांकि उन लोगों के लिए जॉन और एनी ही रोहित और अनिका थे। उन्हें अब तक आभास भी नहीं हुआ था कि ये रियल रोहित और अनिका नहीं है, लेकिन क्योंकि जब तक रोहित और अनिका यहाँ पर नहीं थे तब तक जॉन और एनी अपने कमरे में ही खाना मंगवाते थे, इसलिए बहुत टाइम हो गया था उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ खाए हुए। आज करण गुलेरिया भी काफी खुश थे कि काफी वक्त के बाद रोहित अनिका और उनके साथ साथ निखिल और भूमिका भी आज डिनर के लिए आए हैं क्योंकि जब से रोहित और अनिका यहाँ पर नहीं थे तब से निखिल और भूमिका भी रोहित और अनिका के कमरे में ही खाना खाते थे। जो खाना वहां पर एनी और जॉन के लिए जाता था उस खाने को निखिल और भूमिका ही खत्म करते थे। सबने आज अपना डिनर, जब वो सब वहां पर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं तो वहां पर इतने सारी डिशेज को देखकर अब सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो सब अच्छे से जानते थे कि ये सब क्योंकि आज पूरी ही फैमिली मिलकर खाना खा रही है इसलिए है क्योंकि कल रोहित का बर्थडे जो है, इसलिए सबने अब खुशी खुशी वो सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। अनिका यहाँ पर रोहित की चेयर के साथ अपनी एक चेयर पर बैठ जाते हैं और रोहित के राइट साइड में उसके तीनों ही बच्चे बैठ जाते हैं। धीरे धीरे सब अपनी चेयरों पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट ने कुछ डिशेज को पहले से ही टेबल पर रख दिया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बाकी की जो डिशेज अभी भी बची हुई थी उनको अभी भी लेकर आ रहे थे और अब वो खाने को सर्व करने लग गए। रिया भी आज काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि यहाँ पर रिया की भी बहुत सारी डिशेज थी, लेकिन रिया भी जब खाने को देखकर तो रिया बहुत ही खुश थी, लेकिन अभी उसके मन में एक बात चली हुई थी जिसे वो सिर्फ और सिर्फ किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने नानू करण गुलेरिया के साथ ही शेयर करना चाहती थी। इसलिए अब रिया अपने नानू की तरफ देखकर अब रिया अपनी एक आंख मार देती है। जब करण गुलेरिया की नजर रिया पर गई तो अब तभी जैसे ही करण की नजर रिया पर गई थी तो रिया ने उनकी तरफ देखकर एक आंख मारी थी। इसलिए अब करण भी समझ जाते हैं कि रिया शायद उनसे कुछ कहना चाहती है या उनसे कोई फेवर चाहती है। इसलिए करण गुलेरिया भी अब बस किसी की नजरों में ना आए बिना बस हल्का सा अपना सिर हिला देते हैं ताकि किसी को भी समझ में ना आए कि यहाँ पर रिया और करण गुलेरिया आपस में क्या बातें कर रही हैं। अब सभी के सभी धीरे धीरे बातें करते हुए खाने को एंजॉय करते हैं। अब तक धीरे धीरे सभी ने अपना डिनर फिनिश कर लिया था और फिर कुछ देर तक अब वो एक दूसरे के साथ बात करने के बाद अब सभी अपने अपने रूम में चलने लगते हैं। यहाँ रोहित और अनिका भी आज अपने रूम में ना जाकर आज वो बच्चों के रूम की तरफ ही चले जाते हैं क्योंकि रोहित के प्लान के अकॉर्डिंग आज वो बच्चों के साथ ही उनके कमरे में सोने वाले थे। यहाँ रोहित और अनिका के साथ साथ आर्यन और अलेक्जेंडर भी उनके कमरे में चले जाते हैं क्योंकि रिया को अभी भी अपने नानू से कुछ बात करनी थी। इसलिए रिया भी अपने डैड को कहती है, डैड आप सब चलिए, मैं अभी आती हूँ, मुझे एक बार नानू से मिलना है।
रिया को ऐसे देखकर रोहित भी समझ जाता है कि रिया के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि अभी तो वो सब यहाँ पर खाना खा ही रहे थे, तो उसे पापा से क्या ही बात करनी है। लेकिन वो अपनी बेटी को रोकना नहीं चाहते थे, वो उसकी हर चीज में उसको पूरा सपोर्ट करते थे। इसलिए रोहित ने भी हमें अपना सिर हिला दिया और रोहित, अनिका, अलेक्जेंडर और आर्यन बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ गए। इधर दूसरी तरफ रिया अपने नानू के साथ करण गुलेरिया के कमरे में चली जाती है। रिया अपने नानू के कमरे में जाने के बाद अब रिया जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है, जिसे देखकर एकदम से करण गुलेरिया भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब रिया क्योंकि अपने मुंह पर एक उंगली रखती है, और जिससे करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि रिया अभी चाहती है कि यहाँ पर कोई भी शोर ना हो, और बड़ी ध्यान से जब वो दरवाजा को बंद कर लेती है तो वो अंदर आके बेड पे उछलकर बैठ जाती है। अब करण गुलेरिया भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, कहो रिया, तुम क्या कहना चाहती थी। करण अपने नानू की यह बात सुनकर अब रिया कहती है कि नानू, मुझे अब यहाँ पर आपको, क्योंकि कल डैड का बर्थडे है, इसलिए हमने जो भी प्लानिंग की थी उस सब को अब यहाँ पर आपको ही संभालना है। रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया हैरान हो जाते हैं कि आखिर रिया अब सारा काम करण के कंधों पर क्यों डाल रही है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग तो खुद रिया की थी, क्योंकि रिया ही खुद रोहित को सरप्राइज करना चाहती थी। अब रिया की बात को सुनने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन रिया, ये सब काम तो तुम करने वाली थी ना, तो तुम अब ये मुझे क्यों सौंप रही हो। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, ओह नानू, समझा करो ना, क्योंकि कल मैं कहीं पर जा रही हूँ। रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया फिर से रिया से पूछते हैं, लेकिन कहाँ जा रही हो तुम कल, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी। अब रिया अपने नानू की बात सुनकर कहती है कि वो क्या है ना कि मॉम ने कल डैड के बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही हमें वो सरप्राइज के लिए यहाँ से निकलना होगा। नानू, मुझे नहीं पता हमें वहाँ पर कितना समय लगने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल सब कुछ सारा का सारा काम आप ही यहाँ पर संभालेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ही उस काम को अच्छे से संभाल सकते हो। करण गुलेरिया अब रिया की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। अब रिया अपनी बात को और भी आगे बढ़ाते हुए कहती है कि नानू, वो तो मुझे पता नहीं है कि अब हम मम्मा के साथ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतना है कि हम कल सब कहीं जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा ने डैड के लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो ये उसी का हिस्सा है। और हाँ नानू, एक बात याद रखना कि ये बात आप किसी को भी मत बताना, ये एक टॉप सीक्रेट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में अभी डैड को भी कुछ भी पता चले किसी के भी मुंह से। रिया की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो रिया की चालाकी को अच्छे से समझ रहे थे। और वो रिया से कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर अपनी मम्मा के सरप्राइज को एंजॉय करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा रिया, डोंट वरी। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बारे में मैं तुम्हारे डैड तक कोई भी खबर नहीं पहुँचने दूंगा। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब रिया के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है कि और रिया अपने नानू की ये बात सुनकर अभी अपने नानू पर काफी प्राउड भी फील करती है, और खुद पर भी कि उसका डिसीजन कितना अच्छा है कि उसने सारा ही काम अपने नानू को सौंप दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि रिया यहाँ पर महल में किसी और पर ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन उसका अपने नानू के साथ एक अच्छा बॉन्ड था, इसलिए सबसे पहले रिया ने अपनी रिक्वेस्ट अपने नानू के सामने कही। और अब रिया खुश होते हुए कहती है, माय नानू इज द बेस्ट नानू इन दिस होल वर्ल्ड। ये कहते हुए ही अब रिया जल्दी से उठकर अपने नानू को एक हक कर लेती है। करण गुलेरिया भी रिया को ऐसे देखकर अब जल्दी से रिया को हक करते हैं। अब रिया के हक करने से ही वो अपनी सारी ही टेंशन एकदम से भूल गए थे, जो उनके दिमाग में न तब से चली हुई थी जब से अंजलि यहाँ पर रोहित के महल में आई थी, क्योंकि करण गुलेरिया यहाँ पर और अंजलि को आकाश को और अंजलि को एक साथ यहाँ पर नहीं देख सकती थे, क्योंकि यहाँ पर शायद किसी को उन दोनों के ऊपर शक हो जाता, इसलिए उनके दिमाग में तब से ही यही टेंशन चली हुई थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वह अंजलि और आकाश दोनों ही दूर हो जाए, और आकाश यहाँ से हमेशा के लिए अब इंडिया चला जाए जब तक अंजलि यहाँ पर है। रिया के हक से करण गुलेरिया ये सब बातें कुछ देर के लिए भूल गए थे। अब करण गुलेरिया अब रिया से कहते हैं, अब जाओ अपने रूम में जाओ रिया, क्योंकि अगर तुम्हें अर्ली मॉर्निंग में वहां पर अपनी मोम के बताए हुए सरप्राइज को देखने के लिए जाना है तो तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठना होगा, और अगर तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठना है तो उसके लिए तुम्हें अभी सोना होगा, इसलिए तुम अभी जाओ, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है।
करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब रिया उन्हें गुड नाइट बोलती है और फिर वो उन्हें उनके रूम से निकलकर अब वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही रिया अब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके मोम और डैड अभी तक यहीं पर ही है। अब रिया जल्दी से जाकर अब रोहित के पास बैठ जाती है और वो अब रोहित से कहती है, डैड क्या आज आप दोनों हमारे ही रूम में सोएंगे? क्योंकि रिया ने अब तक जब रिया करण गुलेरिया के कमरे से आ रही थी तो रिया ने सोचा था कि शायद अब तक उसके मोम और डैड वापस उनके कमरे से चले गए होंगे, लेकिन अभी तक उसके मोम और डैड वहां पर उनके कमरे में ही थे। इसलिए रिया ने सोचा कि शायद आज उसके मोम डैड उनके पास सोने वाले हैं। रिया के इस सवाल पर अब रोहित और अनिका दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। ये देखकर तो रिया काफी ही खुश होती है क्योंकि उन तीनों की काफी इच्छा थी कि वो भी अपने मोम और डैड के पास सोएं। कुछ देर तक सभी ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हैं। रोहित आर्यन और अलेक्जेंडर के साथ सो जाता है तो वहीं पर अनिका भी अब रिया के साथ सो जाती है क्योंकि उन सबको ही अर्ली मॉर्निंग उठना था। वहां पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट के अपार्टमेंट में बने अपने फ्लैट में अभी राजीव गुलेरिया किसी गहरी सोच में बैठा हुआ था। राजीव कुछ बैठकर सोच रहा था, तभी दमयंती ने जब राजीव गुलेरिया को ऐसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो एक बार तो दमयंती का मन किया कि वो कैसी कोई भी बात ना करे, लेकिन राजीव को इतनी गहरी सोच में देखकर अब दमयंती ने राजीव से पूछा कि क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो ऐसा, क्योंकि काफी देर से मैं देख रही हूँ तुम बिल्कुल शांत बैठे हुए हो। दमयंती के इस सवाल पर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि इस बार भी मैं रोहित मारवा की लोकेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैंने उसे जो गिफ्ट दिया है जिसमें मैंने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, वो गिफ्ट तो अब इसी अपार्टमेंट में ही है। जो फ्लैट रोहित को अलॉट हुआ था उसी फ्लैट में वो गिफ्ट रखे हुए हैं, क्योंकि वहां पर एचओडी के लिए जो गिफ्ट सब आज लोग दे रहे थे उसी में मैंने भी रोहित को उसके बर्थडे के लिए एक गिफ्ट भेजा था। लेकिन ये रोहित इतना चालाक है ना कि उसने सारे ही गिफ्ट्स को यहीं पर अपने ही अपार्टमेंट में रख दिया है। मुझे लगा था कि वो ये सारे गिफ्ट्स को लेकर अपने साथ जाएगा जिससे मैं उसकी लोकेशन से तक अच्छी तरह से पहुंच सकता हूं, क्योंकि उस गिफ्ट में मैंने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था जिससे मैं उसकी लोकेशन को अच्छे से पता कर सकता था। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये रोहित मारवा रहता कहाँ है और आखिर वो इतना चालाक कैसे है कि वो उन गिफ्ट्स को अपने साथ नहीं लेकर गया। राजीव गुलेरिया अभी यही सोच में था कि तभी उसका फोन अब बजने लग जाता है। राजीव गुलेरिया ने जब अपना फोन देखा तो वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया था कि आखिर इसने मुझे फोन क्यों किया है। अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब राजीव गुलेरिया ने अपना फोन उठाया और फिर हेलो कहा। सामने से आवाज आई, कैसे हो तुम मेरे भाई। ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि काम की बात बोलो, तुम मेरा हालचाल पूछने के लिए तो फोन नहीं करोगे ना। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब सामने वाला शख्स कहता है कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। तुमको तो अब तक पता चल ही गया होगा कि इस बार करण ने मुझे मेरे हिस्से के पैसे देने से उस आकाश को मना कर दिया है, इसलिए अब मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे कोई मदद कर सकते हो? अब तुम ही हो जो मुझे पैसे दे सकते हो। सामने वाले की बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, तुम्हें जितना भी चाहिए, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, क्योंकि फ्री में तो मैं भी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अपने भाई की ये बात सुनकर अब सामने वाले शख्स ने कहा कि हाँ बोलो ना, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, अगर मैं कर सका तो मैं क्यों नहीं करूँगा। ये सुनकर अब राजीव गुलेरिया ने कहा कि क्या आकाश की कोई मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट है? मेरा मतलब है कि जब आकाश 5 साल का था तो फिर उसे भी या उससे भी छोटा था, क्या उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था जिससे कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा हो, या उस टाइम पर कभी तुमने उसके कोई टेस्ट कराए हो? मुझे उसकी वो मेडिकल रिपोर्ट चाहिए है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अभी उसका भाई अनुपम गुलेरिया ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ तो अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ उसे ऑर्चिड के फ्लावर से एलर्जी है। ये सुनते ही राजीव गुलेरिया ने कहा कि मुझे पता है कि उसे ऑर्चिड के फूलों की एलर्जी है, इसके अलावा अगर कुछ हो तो क्या तुम मुझे वो बता सकते हो?
राजीव गुलेरिया की बात को सुनकर अब अनुपम ने कहा कि हाँ सोचता हूँ। हाँ, याद आया जब वो 5 साल का था तो एक बार खेलते हुए ही वो गिर गया था, काफी खून भी बह रहा था। करण ने ही उसे हॉस्पिटल में ले जाकर उसे एडमिट कराया था क्योंकि उस समय पर करण ही उसके पास था। अनुपम गुलेरिया की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर अगर तुम मुझे वो रिपोर्ट मेरे ईमेल पर भेज सकते हो, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे? क्योंकि मुझे वो रिपोर्ट मुझे ईमेल पर चाहिए। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों हाथों से भी उड़ाओगे तो भी वो कम नहीं पड़ेंगे, और इसके बाद तो तुम्हें फिर किसी से पैसे मांगने की नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा ये दिया हुआ काम करना होगा। ये कहते हुए ही अब राजीव अपना फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ से अनुपम, जो अभी भी अपने कान पर उस फोन को लगाए हुए था, उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर राजीव गुलेरिया को आकाश की रिपोर्ट्स क्यों चाहिए, और वो भी जब वो 5 साल का था। और सच में ये आकाश हमारे लिए इतना पैसे वाला लक्की साबित होगा, ये तो कभी हमने भी नहीं सोचा। क्योंकि आज तक तो करण गुलेरिया ने हमें पैसों से माला माल किया है उसकी परवरिश के लिए, लेकिन अब जब आकाश ने पैसे देने बंद कर दिए हैं तो अब राजीव हमें आकाश की उस रिपोर्ट्स के बदले में इतने पैसे देना चाहता है। यहाँ अनुपम के मन में अब लालच आ गया था। अनुपम गुलेरिया अभी भी सोच रहा था कि आखिर उसके भाई राजीव को आकाश की इतनी पुरानी हिस्ट्री चाहिए है तो चाहिए क्यों है, आखिर वो इससे करना क्या चाहता है। एक पल के लिए उसके मन में ये ख्याल आया। इससे पहले कि अनुपम कुछ और सोच पाता, उसके सामने उसकी बीबी चारू आ जाती है और अब वो अनुपम को इतनी गहरी सोच में देखकर कहती है कि क्या हुआ है, तुम किसी गहरी सोच में हो क्या बात हुई है तुम्हारी, क्या सोच रहे हो? अपनी वाइफ की ये बात सुनकर तो अब अनुपम कहता है कि आखिर राजीव गुलेरिया को क्या काम होगा जो उसने यहाँ हमारे आकाश की इतनी पुरानी रिपोर्ट हमसे मांगी है, वो भी जब 5 साल या उससे छोटा था। इतनी पुरानी रिपोर्ट। अपने पति की ये बात सुनकर अब चारू कहती है कि शायद मेरे पास होगी वो रिपोर्ट, मैं अभी देखती हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही अब चारू कहती है कि तुम्हें याद है जिस दिन करण आकाश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर लाए थे तो गुलेरिया आते ही उसने वो रिपोर्ट हमसे छुपा दी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन करण ने वो रिपोर्ट हमसे छुपा दी थी। उसके मन में भी शायद कुछ तो चल रहा था और फिर हमें ये कहा था कि उस दिन से ही हमने आकाश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करण ने ये बात खुद हमें ही कही थी, क्योंकि वो चोट हमारी ही वजह से तो उसको लगी थी। तभी मुझे शक हुआ था कि मैंने भी चुपके से जाकर करण के रूम से अब ड्रॉर में से मैंने उस रिपोर्ट की फाइल को निकाल लिया था। हाँ, ये भी सच है कि उसके बाद मैंने कभी उस रिपोर्ट को देखा ही नहीं था, लेकिन जब करण ने मुझे वो रिपोर्ट नहीं दिखाई तो मुझे कुछ शक हुआ था, इसलिए मैंने उस रिपोर्ट को ले लिया था। लेकिन देखो, मुझे क्या पता था कि उस दिन की मेरी मेहनत मुझे आज इतने सालों बाद रंग लाएगी, आज वो हमारे काम आएगी, जिससे हम माला माल हो जाएंगे। चारू की ये बात सुनकर अब अनुपम कहता है कि अगर वो रिपोर्ट तुम्हारे पास है तो उसे जल्दी से ढूंढो। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर हमें वो रिपोर्ट चाहिए है। अपने पति अनुपम की ये बात सुनकर अब चारू रिपोर्ट को ढूंढने जाने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक से कुछ याद आया, तो उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर दे मारा और फिर वो अनुपम से कहने लगी, क्या वो फाइल तो मैंने हमारे गुलेरिया हाउस वाले कमरे में ही रखी थी, शायद वो अभी भी वहीं पर ही होगी। चारू की ये बात सुनकर अब अनुपम कहते हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो। एक उम्मीद नजर आई थी जिससे हम माला माल हो सकते थे, लेकिन उस पे भी अब पानी फिर गया है। वहां दूसरी तरफ अभी रोहित के पैलेस में सभी अभी सो ही रहे थे कि तभी रिया ने पहले सबको कह दिया था कि कोई भी उसके डैड को आज सुबह उठने के बाद कोई भी उसे विश नहीं करेगा, सब डैड को पार्टी में ही विश करेंगे, क्योंकि यही एक डैडी के लिए सरप्राइज होगा ये भी। और सबने ही रिया के इस प्लान में साथ दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 3 बजे ही अर्ली मॉर्निंग अपने फ़ोन के अलार्म से अनिका की नींद खुलती है, क्योंकि अनिका ने पहले ही बोला था कि वो मॉर्निंग में 4:30 बजे वो सब रेडी रहे, इसलिए अनिका को उन सबसे पहले 3 उठना था। इसलिए अनिका अपने फ़ोन में 3 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी और अलार्म के अकॉर्डिंग ही अनिका अब उठ चुकी थी। अब जब वो टाइम देखती है तो अभी उसके फ़ोन में 3 बजे हुए थे। अनिका ने अपने बगल में सो रही अभी रिया को एक किस किया और उसे धीरे धीरे से जगाने लगी।
अनिका ने बिल्कुल स्लो स्लो आवाज में कहा, रिया उठो। अनिका की आवाज से रिया भी अपनी आंखें मसलते हुए कहती है, मम्मा अभी तो बहुत ही रात है, आप मुझे अभी क्यों उठा रही हो? क्योंकि नींद में रिया ये भूल गई थी कि उन्हें तो आज अर्ली मॉर्निंग कहीं पर जाना था। अब फिर अनिका कहती है, क्या तुम सरप्राइज के लिए रेडी नहीं हो? सरप्राइज का नाम सुनते ही तो यहाँ पर रिया की आंखें एकदम से पूरी ही खुल जाती हैं। रिया को देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के आसपास नींद हो ही ना। सरप्राइज के नाम से रिया उछलकर एकदम से बेड पर बैठ जाती है और फिर वो अनिका को हक करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, देखो ना मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। रिया की इस बात का जवाब देते हुए अनिका भी एकदम से हंसने लग जाती है और अब अनिका कहती है, गुड मॉर्निंग रिया, अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। अनिका के कहे अनुसार रिया अब अपने बेड से उठकर वो अपने डैड के पास जाती है और अब वो धीरे से कहती है, हैप्पी बर्थडे डैड, क्योंकि रिया ने सबसे पहले अपने डैड को विश किया था, जो हमेशा से ही रिया करती आ रही थी। लेकिन रिया ने ये विश इतनी स्लो किया था कि रिया ने ये सोचा कि उसके डैड को उसकी आवाज भी सुनाई ना दे। रिया अब स्लो स्लो कहती है, हैप्पी बर्थडे डैड, आई होप मेरा गिफ्ट आपको पसंद आई। ये कहते हुए ही रिया अब रोहित के गालों पर एक किस करती है और फिर वो धीरे से बाथरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ रिया की इस हरकत पर अब अनिका अपना एक हाथ अपने सिर पर दे मारती है, क्योंकि अनिका भी ये बात जानती थी कि रिया ने सरप्राइज प्लान किया है इसलिए, लेकिन अब वो हरकत ऐसी कर रही थी कि जिससे शायद रोहित को पता चल जाए। और अब वो कहती है कि अपना बनाया हुआ रूल तो सिर्फ रिया ही तोड़ सकती है। अगर हर साल की तरह इस साल भी रिया ने ही रोहित को विश किया है, क्योंकि अनिका मन में ही कहती है कि रिया खुद तो सबको मना कर देती है कि कोई भी उसके डैड को विश नहीं करेगा और अपने रूल को वो खुद ही तोड़ रही है। देखो ना अब कैसे सबसे पहले खुद ही विश कर दिया। अनिका भी अब बेड से नीचे उतरकर अब वो रोहित के पास जाकर बैठ जाती है और फिर वो सोते हुए रोहित को देखकर धीरे से कहती है कि हैप्पी बर्थडे मिस्टर मारवा, और फिर वो धीरे से रोहित को जगाने लगती है। अनिका की आवाज से रोहित की आंख खुलती है तो रोहित ने अब अनिका से कहा कि अभी सो जाओ ना अनिका, सुबह होने में अभी टाइम है, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ के बैठ गई हो? आ जाओ तुम भी इधर आकर ही सो जाओ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि चलो ना जल्दी उठो, और फिर रोहित का हाथ पकड़कर अब उसे उठाती है। रोहित अब क्योंकि अनिका फोर्सफुली रोहित को उठाने लगी थी, इसलिए रोहित भी अब अनिका को देखते हुए रोहित भी उठ जाता है और अब रोहित के उठते ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों भी अब अनिका की आवाज से ही उठ जाते हैं। तो अब वो दोनों भी अब रोहित और अनिका को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अनिका भी अब उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर कहती है कि चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ सीधा दादी माँ को लेकर बेसमेंट में आ जाना, क्योंकि यहाँ पर अनिका जिस सरप्राइज के लिए सबको लेके जाने वाली थी, यहाँ पर बस तीनों बच्चे रोहित, अनिका और आयशा मारवा ही जाने वाले थे। अनिका की इस बात पर अब दोनों बच्चे ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन रोहित अभी भी हैरान होकर अब अनिका से कहता है कि इतनी सुबह कहाँ जा रही हो, क्योंकि अनिका जहाँ पर जाने की बात कर रही थी वो बात अनिका ने खुद रोहित को नहीं बताई थी। हाँ बच्चे इस बात को भली भांति जानते थे कि उसकी मम्मा सुबह 4:30 बजे उन्हें कहीं सरप्राइज दिखाने के लिए लेके जाने वाली है, लेकिन रोहित अभी भी इस बात से अनजान था कि आखिर अनिका कहाँ जा रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह। अनिका अब रोहित का हाथ पकड़कर अब बच्चों के रूम से बाहर आ जाती है और फिर वो एलिवेटर से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है और फिर रोहित सिर्फ अनिका को ही देख रहा था, क्योंकि रोहित अभी भी हैरान था कि आखिर अनिका के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है। रोहित ने अपने कमरे में जाते टाइम अनिका से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन अनिका ने रोहित को कुछ भी नहीं बताया। अपने रूम में आने के बाद अब अनिका ने रोहित से कहा, चलो मिस्टर मारवा जल्दी से रेडी हो जाओ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि पहले मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि सरप्राइज है मिस्टर मारवा, हैव सम पेशेंस, क्योंकि आप जितना पेशेंस रखोगे तो सरप्राइज में भी उतना ही मजा आएगा, इसलिए मैं अभी आपको तो कुछ नहीं बता सकती। बेटर यही है कि आप सबसे पहले तैयार हो जाएं, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होगे तब तक आपको सरप्राइज कैसे मिलेगा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि अनिका पहले मुझे ये बताओ, ये सिर्फ सरप्राइज ही है ना, कोई शौक तो नहीं है ना, क्योंकि हाँ तुम्हारे सरप्राइज हमेशा से ही शौक देने वाले होते हैं, तो तुम मुझे पहले ही बता दो, अगर ये शौक होने वाला है तो मैं उस शौक के लिए पहले से ही तैयार रहूं।
रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, वो तो समय ही बताएगा कि ये एक सरप्राइज है या शौक है। अभी आप शावर लेने जा रहे हो या फिर मैं जाऊं? अनिका, क्योंकि अनिका को भी खुद भी तैयार होना था, इसलिए अब अनिका रोहित से पूछती है कि आप पहले जाने वाले हो या पहले मैं तैयार हो जाऊं। अनिका के इस सवाल पर भी अब रोहित कहता है कि चलो ना, साथ में ही दोनों चलते हैं। अब रोहित को इतना रोमांटिक होता हुआ देखकर अब रोहित की बात को सुनकर अनिका अब रोहित का हाथ पकड़ती है। अनिका ने जैसे ही रोहित का हाथ पकड़ा तो रोहित भी एकदम से रोहित के मन में भी लड्डू फूटने लग जाते हैं कि अनिका आज तो बड़ी ही जल्दी उसकी बात को मान गई, क्योंकि मोस्टली हमेशा ही अनिका रोहित को मना कर देती थी। अब रोहित भी बड़ा खुश होते हुए अब अनिका के साथ बाथरूम की तरफ चलने लगता है, क्योंकि अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम तक ले जाकर उसे लेकर जाती है। अब रोहित ही अपने मन में ही बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन उसको शौक तब लगा जब अनिका ने रोहित को बाथरूम की तरफ एक धक्का दिया और वो जल्दी से बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देती है। रोहित अब दरवाजे को खटखटाता रहता है, लेकिन अब अनिका रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा, आप जितनी जल्दी हो सके शावर लेकर बाहर आ जाओ। आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो, आपको समय भी तो देखना चाहिए। ये कहते हुए ही अनिका अब कबर्ड से अपने और रोहित दोनों के ही कपड़े निकालती है। आज अनिका ने अपने लिए एक साड़ी चूज की थी, क्योंकि आज अनिका साड़ी पहनने वाली थी। थोड़ी ही देर के बाद अनिका ने देखा कि रोहित शावर लेकर आ गया है, तो अब अनिका भी जल्दी से शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है। यहाँ रोहित जब शावर लेकर बाहर आ रहा था तो वो अभी भी अनिका को ही घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि अनिका ने एक पल में ही रोहित के सभी अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया था। यहाँ रोहित ने अब अनिका से निकाले हुए कपड़े भी पहन लेता है। कुछ ही देर में अब अनिका भी जल्दी से शावर लेकर अपने रूम में वापस आ जाती है और फिर वो अब अपने बालों को सुखाने लगती है, तो वो देखती है कि रोहित बस एक नज़र उसे ही देख रहा था। रोहित को इस तरह खुद को ही निहारते हुए देखते हुए अनिका कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित अनिका के पास जाता है और फिर वो अपने हाथों को अब अनिका की कमर में डाल देता है। अनिका की कमर को पकड़कर अब वो रोहित अनिका को अपनी तरफ खींच लेता है। अनिका अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज मुझे छोड़िए, वरना हम लेट हो जाएंगे। क्योंकि जहां पर अनिका जाने वाली थी वहां पर अनिका को टाइम से ही पहुंचना था। अगर अनिका शायद लेट होती तो शायद वो ये सरप्राइज नहीं दे पाती। इसलिए अनिका भी जानती थी कि अभी इन सब चीज़ों के लिए उसके पास कोई भी टाइम नहीं है। इसलिए अनिका को ऐसे कहता हुआ सुनकर अब रोहित ने जब अनिका की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक जेन्युइन रिक्वेस्ट थी ताकि रोहित उसे छोड़ दे। अनिका की आंखों में ऐसे देखकर अब रोहित ने भी अनिका को एक पल में ही छोड़ते हुए कहा कि ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खुद को रेडी करने लग जाती है और वहीं रोहित बेड पर बैठकर बस अनिका को ही तैयार होता हुआ देख रहा था। कुछ देर के बाद अनिका रेडी होकर अब रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा अब हम चलें। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित के पास भी तो अब कोई और ऑप्शन नहीं था। रोहित और अनिका अब दोनों ही बाथरूम से होकर अब नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ से वो सब मिलकर जाने वाले थे। वहां जाकर अब अनिका अपनी माँ की दी हुई इनविजिबल कार को विजिबल करती है। ये कार अनिका तब पहले इसमें लाई थी जब रोहित को ढूंढते हुए अपनी माँ के पास गई थी, और फिर अनिका उसी कार में रोहित को लेकर आई थी। अब तक बच्चे भी अपनी दादी माँ के साथ नीचे बेसमेंट में ही आ गए थे। रिया अब जल्दी से अपने डैड को हक कर लेती है और फिर वो रोहित से कहती है, हैप्पी बर्थडे डैड। रिया की इस बात पर अब रोहित रिया से कहता है, थैंक यू माई प्रिंसेस। लेकिन रिया की इस हरकत पर तो आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही उसे घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि ये रिया का रूल था कि कोई भी उसके डैड को पहले विश नहीं करेगा, वो बस पार्टी में ही अपने डैड को विश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आज भी रिया ने अपने रूल को तोड़ दिया था। इसलिए दोनों ही भाई आर्यन और अलेक्जेंडर अब रिया को घूर घूर कर देख रहे थे कि रिया ने उन्हें तो विश करने ही नहीं दिया और अब खुद ही उस रूल को तोड़ रही है। जैसे ही रिया की नज़र अब अपने दोनों ही भाइयों पर गई तो उसने देखा कि वो दोनों ही अब उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, तो इसलिए रिया ने अब अपनी नजरें चुरा ली थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसने अब क्या कर दिया था।
यहाँ आर्यन और अलेक्जेंडर भी अब रोहित के पास जाकर अब उससे कहते हैं हैप्पी बर्थडे डैड। आप दोनों अपने दोनों बेटों को अब हग करते हुए रोहित भी उन्हें थैंक यू कहता है, क्योंकि रोहित के लिए ये पल सच में ही बहुत ही खास था। ऐसा नहीं था कि रोहित अपने बर्थडे को बहुत ही मिस करता है या वो अपने बर्थडे के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन नहीं, अपने बच्चों के मुंह से ये सब बात सुनकर ही रोहित को ऐसा फील होता था जैसे उसे सारी दुनिया की ही खुशियां मिल गई। अपने बेटों से अलग होने के बाद अब रोहित अपनी माँ के पैरों को छूता है और अब आयशा मारवा भी रोहित को ब्लेसिंग देते हुए उससे कहती है कि हैप्पी बर्थडे रोहित। ये कहते हुए ही अब आयशा रोहित को अपने गले से लगा लेती है। अनिका सबसे कहती है कि अब हमें जल्दी से चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। अनिका की इस बात पर अब सभी ही जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर अनिका फिर से उस गाड़ी को इनविजिबल कर देती है ताकि उस गाड़ी को वहां से जाता हुआ कोई भी ना देख पाए। और अब फिर वो गाड़ी ड्राइव करने लगती है। यहाँ बच्चे अब आयशा के साथ पीछे बैठे हुए थे और रिया सबकी तरह सबसे तरह तरह की बातें कर रही थी। यहाँ रोहित अनिका से ना जाने कितनी बार पूछ चुका था कि अनिका बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि रोहित को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका उन सबको इतनी सुबह कहाँ लेकर जा रही है। रोहित के बार बार इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि सरप्राइज है मिस्टर मारवा, प्लीज पेशेंस रखिए ना। कुछ ही देर में अब अनिका अपनी गाड़ी को एक जगह पर पार्क करती है और फिर वो सबसे कहती है कि हमें यहीं पर ही उतरना होगा। अनिका की इस बात पर अभी सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, लेकिन वो बड़े ही हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर उन सबको क्यों उतरना है, यहाँ पे आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज है, क्योंकि जहाँ पर अनिका ने सबको उतरने के लिए बोला था वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब वो सब लेकिन अनिका के कहे अनुसार वो सब अब गाड़ी से उतर जाते हैं। यहाँ अनिका भी अब गाड़ी को एक जगह पर पार्क कर देती है और फिर वो सबके साथ वहीं पर उनके पास आ जाती है। अनिका अब सबसे कहती है कि अब हमें सामने उस चोपर में बैठना है। जैसे ही अनिका ने कहा सबका ध्यान सामने से आ रहे चोपर पर जाता है। अनिका अपनी बात को बोलकर अब उसी तरफ जाने लगती है और अनिका के पीछे पीछे अब सभी चलने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी अब उस चोपर में बैठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये चोपर तो एक ऑटोमेटिक है, क्योंकि इस चोपर का कोई भी ड्राइवर नहीं था, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, ये चोपर खुद से ही चल रहा था। ये सब देखकर तो अब सभी एकदम से ही हैरानी से ही अनिका को ही देखने लग जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। माना कि कार ऑटोमेटिक है, मेट्रो ऑटोमेटिक है, लेकिन अब चोपर भी ऑटोमेटिक, इसीलिए सब हैरानी से अनिका को देखते हैं। सबको ऐसे खुद को अनिका को घूरता हुआ देखकर अब अनिका कहती है बी रिलैक्स। कुछ ही देर में वो चोपर अब आसमान में उड़ने लगता है। यहाँ सबसे ज्यादा खुश रिया नजर आती है। रिया अब एक्साइटेड थी क्योंकि वो काफी वक्त के बाद अब अपने पैलेस से कहीं बाहर निकल रही थी, क्योंकि जब से यहाँ पर तीनों ही बच्चे आए थे वो तब से ही महल के अंदर ही रह रहे थे। वो महल से बाहर नहीं गए थे सिवाय लतिका की बर्थडे पार्टी को छोड़कर। और पेरिस का और वो अब इस चौपर के ऊपर से पेरिस के टॉप व्यू को देख रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। रिया ने अब अपने बैग से दूरबीन को निकाला और फिर वो नीचे देखने लगी, क्योंकि रिया को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ आर्यन और अलेक्जेंडर भी यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ही खुश थे, क्योंकि वो दोनों भी ऊपर से ही पेरिस के पूरे ही व्यू को आसानी से देख पा रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि ये व्यू ज़्यादा सुंदर है। तो वहीं आयशा भी अब ये देखकर काफ़ी खुश थी। यहाँ रोहित ये सब देखकर अब अनिका को ही हैरानी से देख रहा था, क्योंकि रोहित को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज अनिका उसे कहाँ पर लेकर जा रही है। रोहित ये तो जानता था कि अनिका के सरप्राइज शौक होते थे, लेकिन अब आज ये सरप्राइज एक शौक होने वाला है या शौक से भी बड़ा शौक, ये सोच सोच कर रोहित अभी भी परेशान था। अनिका ने अभी आंखों के इशारे से ही रोहित को नीचे देखने को कहा, क्योंकि जब रोहित अनिका को ही घूर कर देख रहा था तब अनिका जान गई थी कि रोहित उसे ही देख रहा है, इसलिए अनिका ने इशारा करते हुए रोहित को नीचे देखने के लिए कहा। जैसे ही रोहित ने नीचे देखा तो नीचे देखकर वो भी एकदम से हैरान हो गया। अब तक रोहित और अनिका जिस जगह पर थे ऊपर से नीचे देखने पर वो व्यू काफी ही खूबसूरत था। और फिर अनिका ने अपने हाथों से ताली बजाई और फिर सबको नीचे देखने को कहा। जैसे ही सबने नीचे देखा तो पेरिस सिटी की लाइट से हैप्पी बर्थडे रोहित लिखा हुआ था।
ये देखकर तो खुद रोहित भी हैरान था कि आखिर अनिका ने ये सब कैसे किया होगा, क्योंकि ये ऐसा एक बार रोहित ने भी किया था, लेकिन रोहित के लिए वो सब इंडिया में करना आसान था, लेकिन अनिका ने ये यहाँ पर पेरिस में किया था, और वो भी इतनी जल्दी। ये सोच सोच कर अब रोहित का दिमाग एकदम से फटा जा रहा था। यहाँ रिया ने अब आर्यन के कान में कहा कि लगता है मोम के अंदर डैड की सोल आ गई है, क्योंकि आज वो डैड की तरह ही हमें सरप्राइज दे रही है। रिया की ये बात सुनकर तो अब आर्यन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर वो आर्यन जब भी अपनी मोम की तारीफ सुनता था तो उसे काफ़ी ही प्राउड फील होता था, क्योंकि आर्यन ने भी बचपन से ही अपनी मोम को बहुत ही मिस किया था जब तक वो 6 साल का था। इसलिए आर्यन का लगाव सबसे ज्यादा अपनी मोम से था। ये व्यू देखकर तो रोहित का तो मन हो रहा था कि वो अब अनिका को एक जोर का हक कर ले, क्योंकि रोहित खुद इस सरप्राइज से इस व्यू को देखकर खुद ही बहुत ही सरप्राइज था कि आखिर अनिका ने रोहित के बर्थडे के लिए सच में कितनी मेहनत की है। कुछ ही देर में सनराइज होने वाला था और वो चोपर भी नीचे लैंड कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो सभी अभी नीचे उतर रहे थे, और फिर चोपर से उतरने के बाद जब रिया ने देखा कि बस अब कुछ ही देर में सनराइज होने वाला है, तब रिया ने जब आसपास देखा तो वहां पर काफी ही ग्रीनरी थी, क्योंकि जिस जगह पर वो सब उतरे थे वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वहां पर सब जगह ग्रीन ही ग्रीन था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जंगल हो। जहां एक तरफ रिया काफी एक्साइटेड थी तो वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर एक शौक में था कि आखिर उसकी मम्मा इस जगह को कैसे जानती है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आए तो वो अब इस जगह को पहचान गया था कि आखिर अब वो कहाँ पर है। अलेक्जेंडर अभी हैरानी से अपनी मम्मा को देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता कि तभी रिया ने कहा कि अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो यहाँ पर सनराइज होने वाला है। इसलिए अलेक्जेंडर भी अब रिया की तरफ ही देखने लगा, और फिर सभी रिया के पीछे पीछे आ जाते हैं। वो सभी अभी इस मोमेंट को देखते हैं। रिया ने कहा कि एक सेल्फी तो होनी ही चाहिए हमारी फैमिली के साथ। रिया ने अब अपना फोन निकाला और फिर वो फोटो क्लिक करने लगी। यहाँ रोहित अब अनिका का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि अनिका रोहित के बर्थडे के लिए इतना कुछ सोचेगी ये तो रोहित ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि रोहित तो हमेशा से ही यही मानता आ रहा था कि अनिका खुद इतनी बिजी है, उसके पास ये सब करने का टाइम भी नहीं होता। और इसलिए रोहित ने कभी सोचा नहीं था कि अनिका उसके लिए कभी इतना अच्छा सरप्राइज देगी। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि क्या हुआ मिस्टर मारवा, क्या आपको पसंद नहीं आया? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि इट्स अमेजिंग अनिका, हम हिल पर हैं, सामने वाटरफॉल है और ये खूबसूरत सी नदी। मुझे तो पता ही नहीं था कि पेरिस में भी कोई इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है, क्योंकि मैंने तो आज तक पेरिस में ये इतनी खूबसूरत जगह को देखा ही नहीं है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि अभी तो मिस्टर मारवा शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना क्या होता है। अनिका के मुंह से ये सब सुनते ही रोहित अब अनिका को अपने गले से लगा लेता है। अनिका अब रोहित से कहती है कि क्या कर रहे हैं मिस्टर मारवा, यहाँ पर बच्चे भी हैं, मोम भी हैं, अभी हमें कहीं और भी जाना है, हम लेट हो रहे हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि क्या इन सब में तुमने चिराग की हेल्प ली है क्या? क्योंकि रोहित का सीधा शक चिराग पर जाता है, क्योंकि पीछे जब एक बार मनाली में भी रोहित ने अपनी फैमिली को सरप्राइज देने के लिए कुछ ऐसा ही प्लान किया था, तो रोहित ने सिर्फ चिराग को बोल दिया था और चिराग की हेल्प से रोहित ने वो सब प्लान करने में रोहित कामयाब हुआ था। इसलिए रोहित को लगा कि शायद इस बार अनिका ने भी चिराग की ही हेल्प ली होगी। इसलिए अब रोहित सीधे ही अनिका से पूछता है कि अनिका बताओ ना, क्या चिराग ने से तुमने हेल्प ली है क्या? बताया नहीं चिराग ने मुझे कभी कि वो ये सब प्लान कर रहा है। रोहित की ये बात सुनकर तो अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि तभी अनिका की नज़र आसमान में उड़ रहे एक पंछी पर जाती है, जिसके मुंह में कुछ पट्टियां थी जो उसने नीचे गिरा दिया था। अनिका को देखते ही अनिका ने भी अब जल्दी से उन पट्टियों को उठाकर अब सभी को ही एक एक दे दी, और फिर अनिका ने सबसे ही कहा कि इसे अपनी अपनी आंखों पर बांध लो। ये कहते हुए ही अब अनिका ने अब सबको एक एक पट्टी दे दी और एक पट्टी अपने हाथ में रख ली। जिस पट्टी को अनिका ने अपने हाथ में लिया था, अनिका उसे भी अब अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। अनिका को वैसे ही खुद पट्टी लेता हुआ और अपनी आंखों पर बांधता हुआ देखकर अब रोहित से रहा नहीं गया। अब रोहित ने कहा कि अनिका ये कैसा सरप्राइज है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि खुद सरप्राइज जो देता है वो खुद ही अपनी ही आंखों पर पट्टी बांध रहा है। तुम तो खुद सरप्राइज दे रही हो
हो तो तुम पट्टी क्यों बांध रही हो। रोहित की इस बात पर अनिका कोई भी जवाब नहीं देती और वो रोहित से कहती है कि जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। अब तक यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। रिया अब अनिका से कहती है कि ये कैसा सरप्राइज है मम्मा कि हम देख भी नहीं सकते हैं लेकिन हमें कुछ फील हो रहा है। रिया के इस कंप्लेंट पर अभी इससे पहले अनिका कुछ भी कहती अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, रिया ये ऐसा ही है, यहाँ का रूल ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दो, ये बस अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनिका भी एकदम से ही हैरान हो गई थी कि आखिर अलेक्जेंडर को ये सब कैसे पता। तो वहीं बाकी सभी को अभी भी अलेक्जेंडर की बात को सुनकर लग रहा था कि अलेक्जेंडर को शायद अनिका ने ही इस रूल के बारे में बताया होगा, इसलिए ही शायद अलेक्जेंडर ये सब बात बता रहा है। लेकिन सच क्या है ये तो सिर्फ अलेक्जेंडर ही जानता था। कुछ ही देर के बाद सबको एहसास होता है कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया है और उन सभी को कहीं लेकर जा रहे हैं। यहाँ सभी चुपचाप उन सब के साथ फॉलो करते हुए उनके साथ जा रहे थे, लेकिन अब रिया कहती है कि हाथ पकड़ने वाले अंकल देखिए मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि ये व्यू कैसा है, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये व्यू देखने के लिए कि मैं आखिर कहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज इतनी खूबसूरत है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। रिया की बात सुनकर अब वो फाइटर क्या ही जवाब देता, क्योंकि रिया की बातें ही ऐसी थी। वो तो बस किंग के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे और चुपचाप उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे। यहाँ रास्ते पर रिया ने न जाने कितने ही सवाल पूछ डाले थे, तभी आयशा का हाथ पकड़ते हुए किंग ने अपने मन में ही सोचा कि ये छोटी अनिका को बिल्कुल अपनी नानी पर गई है, कितने सवाल करती थी। किंग ने खुद ही आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपने पैलेस तक लेकर आए थे, क्योंकि जो आदमी यहाँ पर उन सबको हाथ पकड़कर लेकर जा रहे थे वो किंग के ही फाइटर्स थे, और जिस आदमी ने आयशा का हाथ पकड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि खुद किंग थे। जब किंग आयशा का हाथ पकड़कर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने आयशा जब बिल्कुल छोटी सी थी वो मेमोरी याद आ जाती है, और धीरे धीरे अब वो सभी वहां से जल्दी ही चले जाते हैं। कुछ ही देर तक जब किसी को भी कोई भी आवाज नहीं आती तब धीरे धीरे सब अपनी आंखों पर से पट्टी को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो एक पैलेस है, क्योंकि जैसे ही किंग के फाइटर्स उन सब को वहां पर पैलेस में पहुंचा देते हैं तो वो सब अब वहां से चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर रोहित, अनिका और बच्चों और आयशा को जब किसी को भी आभास नहीं होता कि अब उनके आसपास कोई भी नहीं है, तो अनिका के कहने के बाद वो सब अपनी आंखों से पट्टी को उतारते हैं तो वो वहां पर एक पैलेस था। अलेक्जेंडर ने जब अपनी आंखें खोली तो वो बस फटी हुई आंखों से देख रहा था। वो कभी पैलेस को देखता तो कभी अपनी मम्मा को, क्योंकि अलेक्जेंडर इस पैलेस को देखते ही पहचान गया था कि अभी वो बस यही सोच रहा था। अभी अलेक्जेंडर धीरे से अनिका के पास आया और उसका हाथ दबा दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर यहाँ पर सब कुछ भी कहने से पहले एक बार अपनी मम्मा से बात करना चाहता था। अनिका ने जब देखा तो उसे एहसास हुआ कि अलेक्जेंडर शायद उससे कुछ कहना चाहता है। अलेक्जेंडर अब अनिका को दूसरी तरफ लेकर गया तो अनिका भी अलेक्जेंडर के साथ धीरे धीरे उस साइड चली जाती है, और फिर अब अलेक्जेंडर अनिका से पूछता है, मॉम आप यहाँ के बारे में कैसे जानती हैं? अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब अनिका हैरानी से अलेक्जेंडर को ही देखती रहती है, क्योंकि खुद अनिका को भी नहीं पता था कि शायद अलेक्जेंडर यहाँ पर आ चुका हो। अनिका अब अलेक्जेंडर से कहती है, क्या तुम पहले भी यहाँ पर आए हो? अनिका के इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मैं बहुत कम बार राजमहल के बेसमेंट से बाहर निकलता था, क्योंकि मैं मोस्टली वहीं पर ही रहता था, लेकिन वहां से निकलकर मैं जब भी वहां से निकलता था तो मैं यहीं पर ही आता था। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनिका उससे पूछती है, तो क्या तुम जानते हो यहाँ पर कौन रहता है? अनिका के इस सवाल पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि यहाँ पर मेरे बड़ी रहते हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं, और मुझे पता है कि हर बार की तरह इस बार भी वो मेरा वेट टेरेस पर ही कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर आता था तो मेरे बड़ी मुझे कहीं और नहीं बल्कि यहाँ पर महल के टेरेस पर ही मिलते थे, इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अभी भी मेरा वेट वहीं पर ही कर रहे होंगे।
ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब दौड़कर सीधा ही एलिवेटर के पास जाता है और फिर वो टेरेस के बटन को प्रेस कर देता है। अलेक्जेंडर को ऐसे भागता हुआ देखकर और उसकी इस हरकत पर अब सभी अनिका को ही देखने लगते हैं कि आखिर अलेक्जेंडर यहाँ पर इस जगह के बारे में कैसे जानता है। सबकी नज़रों को इस तरह से अपनी ओर आता हुआ देखकर अब अनिका कहती है कि आप सब इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या आप सभी को ये पसंद नहीं आया क्या? अनिका के इस सवाल पर अब आयशा कहती है कि बहुत ही खूबसूरत है अनिका ये पैलेस। रोहित अब अनिका से कहता है कि ये पैलेस किसका है अनिका? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि अपना ही समझो मिस्टर मारवा। ये कहते हुए ही अब अनिका एक स्माइल देती है और फिर वो सभी को अपने पीछे आने के लिए कहती है। और फिर अब अनिका के कहे अनुसार सभी अब अनिका के पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अब तक टेरेस पर आ गया था क्योंकि उसे पता था उसके नानू उसे वहीं पर ही मिलने वाले हैं। जब अलेक्जेंडर टेरेस पर पहुंचता है तो उसने देखा कि सामने उसके बड़ी यहीं के ही यानी कि किंग वहां पर पहले से ही खड़े थे, जो कि उसकी उम्मीद की बिल्कुल उम्मीद के अनुसार ही था। अलेक्जेंडर अब दौड़ते हुए गया और फिर अब वो किंग को हक कर लेता है। अलेक्जेंडर ने अब अपने बड़ी से कहा, कैसे हैं आप? क्या मुझे मिस नहीं करते आप? अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत ही मिस किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त अपने डैड के साथ हो, तो बस मैं अब तुम्हें लेकर बेफिक्र हो गया हूँ। किंग अपनी पॉकेट से अब 3 चॉकलेट निकालता है और फिर वो उसे अलेक्जेंडर को दे देता है। अलेक्जेंडर भी अब बिना किसी सवाल के उस चॉकलेट को लेकर अब कहता है, ये 2 चॉकलेट मेरे भाई बहन के लिए हैं क्या? अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर किंग हाँ में अपना सिर हिला देता है क्योंकि किंग ने तीनों ही बच्चों के लिए एक एक चॉकलेट दी थी। अलेक्जेंडर अब किंग से कहता है कि बड़ी, क्या आज मेरा वही रूम है जो 6 साल पहले भी हुआ करता था? अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब किंग भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो अलेक्जेंडर से कहता है कि अभी यहाँ से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तुम जाओ और थोड़ी देर बाद आना। किंग की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है ओके बडी। और ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर टेरेस से फिर से एलिवेटर की तरफ जाने लगता है और फिर वो अपने एलिवेटर से जाकर 7th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है। कुछ ही देर में वो 7th फ्लोर पर आ जाता है तो वो देखता है कि रिया उसे घूर घूर कर ही देख रही थी। रिया को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब अलेक्जेंडर ने कहा, क्या हुआ रिया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसे शिकायत भरी नजरों से देख रही हो? अलेक्जेंडर के इस सवाल पर अब रिया कहती है कि तुम कहाँ थे, क्योंकि यहाँ पर आते ही आखिर तुम कहाँ पर गायब हो गए? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम अपने साथ हमें क्यों नहीं ले गए? तुम्हें पता है ये पैलेस कितना बड़ा है? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढने के लिए जाऊँ, क्योंकि इस पैलेस में हम आज ही आए हैं और तुम आते ही यहाँ से ऐसे गायब हो गए। पता है यहाँ पर अगर तुम खो गए तो तुम्हें ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल होगा। रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर ने अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट निकाली और एक रिया को दे दी और दूसरी आर्यन को। और हाँ, जब अलेक्जेंडर ने रिया की बातें को सुना तो अलेक्जेंडर को भी अच्छा लग रहा था कि उसकी बहन उसके बारे में सच में कितना सोच रही है। अलेक्जेंडर से को चॉकलेट देते हुए देखकर अब आर्यन ने कहा, क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? तुम इतना कंफर्टेबल होकर पैलेस में कैसे घूम रहे हो? क्योंकि हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं तो हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम इस पैलेस को पहले से जानते हो। आर्यन की इस बात पर अब अलेक्जेंडर अब अनिका को देखने लगता है क्योंकि अलेक्जेंडर को अभी कुछ समझ में नहीं आता कि वो अभी अपने भाई को इसके बारे में क्या जवाब दे, इसलिए वो कंफ्यूज होकर अब अनिका को ही देखने लगता है कि शायद उसकी मॉम ही अब इस सिचुएशन में उसका साथ देगी। अनिका अब अलेक्जेंडर को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए अब अनिका समझ जाती है कि अलेक्जेंडर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए अलेक्जेंडर की एक्सेप्टेशन के अनुसार अब अनिका कहती है कि अभी सब अपने अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अलेक्जेंडर भी इस पैलेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अनिका की ये बात सुनकर तो तभी रिया ने कहा, मम्मा मेरा रूम कहाँ पर है?
रिया के इस सवाल पर अब अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसके रूम की तरफ लेकर जाती है तो वहीं सभी अभी अनिका के पीछे पीछे ही चलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी जगह को नहीं जानता था, इसलिए वो सब अनिका के साथ ही जाते हैं। जैसे ही अनिका रिया का रूम खोलती है तो सभी अब हैरानी से उस रूम को ही देखने लग जाते हैं। रिया भी खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने रूम को देख रही थी। अब तक सभी उस रूम में के अंदर आ जाते हैं। अब रूम के अंदर आने के बाद अब आयशा मारवा कहती है कि क्या ये रियल में मुझे ही ऐसा लग रहा है या ये रियल में ही ऐसा है, क्योंकि मुझे तो इसमें अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई परियों का रूम में आ गई हूँ मैं। कितना खूबसूरत है ना ये रूम। क्या तुम सबको भी ये ऐसा ही नजर आ रहा है या सिर्फ ये मेरी ही आंखों का धोखा है। रिया अब अपने रूम में बने हुए ड्रेसिंग मिरर के पास जाती है और फिर वो देखती है कि वहां पर तो ढेर सारी ही हेयर एसेसरीज हैं। रिया भी अब एक एक करके सबको बड़े ही ध्यान से देखती है। यहाँ आयशा मारवा भी अब उस रूम में बने हुए कबर्ड को देखती है और फिर उसे खोलती है तो पूरा ही पूरा कबर्ड प्रिंसेस फ्रॉक्स और गाउन से भरा हुआ था। वहां पर हर एक चीज को ऐसे कैरी किया गया था जैसे यहाँ पर पहले से ही कोई रह रहा हो, और हर एक सेक्शन को पूरा ही ज्वेलरी से भरा हुआ था। ये देखकर अब आयशा रिया को आवाज देती है। अपनी दादी माँ की आवाज को सुनकर अब रिया भी दौड़ते हुए वहां पर जाती है तो वो उस कबर्ड को देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि रिया को कभी भी कभी भी राजमहल में या गुलेरिया हाउस में रिया को कभी भी किसी भी चीज की कमी रही हो, लेकिन यहाँ पर जो चीज था वो सब देखकर तो आज रिया के भी यहाँ मुंह खुला का खुला था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस कबर्ड में जितने भी कपड़े थे वो सभी रिया के साइज के ही थे। वो अभी सारे ही रिया को परफेक्ट आने वाले थे। यहाँ जब अनिका की नजर अब रोहित पर जाती है तो वो देखती है कि रोहित अभी कुछ सोच रहा था। रोहित को ऐसे सोच में खड़ा हुआ देखकर अब अनिका रोहित के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या आपको अपने प्रिंसेस का रूम पसंद नहीं आया क्या। अनिका के इस सवाल पर रोहित कहता है कि मुझे तो बहुत ही पसंद आया है अनिका, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने ये पैलेस आज के लिए बुक किया है हम सब के लिए। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मिस्टर मारवा, और हाँ, अपने दिमाग के घोड़ों को कम दौड़ाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ रहे हैं। आप अपने दिमाग को अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने दीजिए। और हाँ, मेरी अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप अपने अंदर के छिपे हुए किंग को अभी कुछ पल के लिए, जब तक आप यहाँ हैं, यहाँ पर उसे सुला दीजिए और अभी के लिए सिर्फ मेरे पति मिस्टर रोहित मारवा को ही जगह रहने दीजिए, क्योंकि तभी ही आप यहाँ पर मेरे सरप्राइज का आनंद ले सकते हैं। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित को एक शरारती स्माइल देती है तो कि तभी उनके कानों में अब रिया की आवाज आई, क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। रिया ने ये कहा ही था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े हुए स्टैचू पर जाती है तो वो अब अनिका से कहती है, मम्मा यहाँ भी एक स्टैचू है, वो भी मेरे लिए। रिया के इस सवाल पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है कि ये तुम्हारे लिए ही है। तुम जब भी पढ़ कर बोर हो जाओ या तुम गेम खेल कर बोर हो जाओगी तो ये तुम्हें कुछ भी नया सिखा सकती है, ये हर चीज में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। अनिका की ये बात सुनकर तो अब रिया अनिका को एक जोर का हक कर लेती है और कहती है, ये माई ममा इज द बेस्ट ममा इन दिस होल वर्ल्ड। रिया की ये बात सुनकर तो अब वहां पर खड़े सभी के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि मोस्टली जब भी रिया किसी सी भी चीज से खुश होती थी तो वो सबके लिए यही लाइन यूज करती थी, उन्हें मक्खन लगाने के लिए। कि तभी अब रिया कहती है, ममा क्या मेरे ये दोनों भाई मेरे साथ इसी रूम में ही रहेंगे क्या, उनके कमरे कहाँ हैं, क्या अब हम तीनों ही यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि इस रूम को देखने के बाद तो ये लग रहा है कि ये रूम सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं। रिया के इस सवाल पर तो अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। आर्यन ने अब अलेक्जेंडर से कहा कि क्या सोच रहे हो, हमें यहाँ रहना होगा क्या इस लड़कियों वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ पर तो सब लड़कियों की पसंद का ही सामान है। आर्यन की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे तेरा पता नहीं है पर मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, और वैसे भी तुझे यहाँ रहने में प्रॉब्लम क्या है। मुझे पता है कि बचपन में जब तुम और रिया अदला बदली करते थे तब तो तुम रिया बनकर ही रहते थे ना, जैसे कि रिया ने मुझे बताया हुआ है।
तो तुम अभी भी तो तुम वो सब कर सकते हो। वैसे भी तुम दोनों दिखने में सेम हो, तो आई थिंक तुम कर ही सकते हो। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब आर्यन उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब आर्यन चिढ़ गया था। इससे पहले कि आर्यन दोबारा से कुछ कहता, उसे कहने के लिए इससे पहले ही उसके कानों में अनिका की आवाज आई। अनिका ने कहा, अब हम सभी आर्यन के रूम को देखने के लिए चलेंगे। अपनी मम्मा के मुंह से ये सुनते ही अब आर्यन की जान में जान आई, वरना उसे तो लग रहा था कि कहीं सच में ही उसे रिया के साथ इसी रूम को तो शेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सच में अगर आर्यन रहा तो वो खुद भी लड़कियों जैसा ही हो जाएगा। आर्यन को आज भी याद था कि जब पहली बार वो जब रिया के साथ अदला बदली करके गुलेरिया हाउस गया था, तो उसे पता चला था कि रिया पिंकी के साथ रूम शेयर करती है। कितनी मुश्किल से आर्यन पिंकी के रूम से बिना उसे हर्ट किए अपनी मम्मा के रूम में गया था। आर्यन उस वक्त को याद कर ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर अलेक्जेंडर का हाथ आया। अलेक्जेंडर के हाथ को फील करके तभी आर्यन अपनी सेंस में आया। अब आर्यन ने जब अलेक्जेंडर की तरफ देखा तो अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा कि क्या बात है, तुम्हें अपना रूम नहीं देखना, या फिर तुम्हें सच में ही रिया का रूम ही पसंद आ गया है। अलेक्जेंडर यहाँ पर आर्यन को चिढ़ाते हुए ये सेंटेंस बोलता है। ये कहते हुए ही अब अलेक्जेंडर आर्यन को एक शरारती भरी स्माइल भी देता है, जिससे आर्यन भी समझ जाता है कि उसका भाई उसकी टांग खींच रहा है। आर्यन अब अलेक्जेंडर से कहता है, अब चलो। ये कहते हुए ही सभी अब आर्यन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो अब रिया कहती है, मम्मा आप मुझे बताना, मैं आर्यन के रूम का दरवाजा खोलूंगी कि आर्यन का रूम कौन सा है, क्योंकि इस बार दरवाजा मैं खुद खोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि अगर मेरा रूम इतना सुंदर है तो आर्यन का रूम कैसा होगा। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है कि बस आ ही गए हैं, यही आर्यन का रूम है, तुम्हारे बगल वाला ही। जैसे ही रिया ने ये सुना तो उसने उस रूम के दरवाजे को हड़बड़ाहट में जल्दी से खोल दिया। तो सभी ने देखा कि ये रूम तो बिल्कुल आर्यन के ही टेस्ट के हिसाब से बनाया गया था, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। आर्यन ने जब बुक शेल्फ की तरफ देखा तो वो वहां पर एडवांस मैथमेटिक्स की बुक्स रखी हुई थी। अपने रूम को देखकर अब आर्यन एकदम से ही खुश हो गया था। तो वहीं रिया अब आर्यन के रूम में बने किंग साइज बेड को ही देख रही थी। तो वहीं स्टडी टेबल तो अब रिया आर्यन के बेड पर अब रिया आर्यन के बेड पर चढ़कर कहती है, मॉम ये कितना अच्छा है ना, और इसके साथ में ये स्टडी टेबल भी देखो कितना प्यारा है, कितना बड़ा है ना मॉम ये। अनिका रिया की बातों को सुन ही रही थे कि तभी उसे ध्यान रूम के दरवाजे पर जाता है। तो वो देखती है कि जो फोटोग्राफ आर्यन के रूम में थी वो अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब अनिका पहली बार इस रूम में आई थी तो यहाँ पर आर्यन के छोटे होने वाली भी तस्वीरें यहाँ पर थी, लेकिन अब उनको हटा दिया गया था। और ना ही रिया के रूम में कभी भी कोई भी फोटोग्राफ्स थी। अनिका अब अपने मन में ही से यही सोचती है कि अच्छा ही हुआ कि किंग ने सारे ही फोटोज को हटवा दिया, वरना मुझे रोहित के सवालों का जवाब देने में शायद मुश्किल होती। क्योंकि रिया के रूम में भी अनिका ने ये सब देखा था कि उस रूम में रिया की भी कोई भी तस्वीर नहीं थी, और अब सेम यहाँ पर आर्यन के रूम में भी आर्यन की कोई भी फोटो नहीं लगी हुई थी। आर्यन ने अनिका से कहा कि मॉम मुझे ये रूम सच में ही बहुत ही पसंद आया, थैंक यू फॉर दिस सरप्राइज। आर्यन की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मुझे पता था कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा, मैं जानती थी। रिया अब रोहित का हाथ पकड़कर कहती है, डैड आपको कैसा लगा आर्यन का ये रूम। रिया के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मम्मा कोई सरप्राइज बिना शौक दिए ही कोई दे सके, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर एक के बाद एक शौक ही लग रहा है। रोहित की इस बात पर तो अब अलेक्जेंडर कहता है कि डैड सबसे पहले मैं ही शौक हुआ था। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर तो अब वहाँ सभी हंसने लग जाते हैं कि तभी अनिका कहती है, अब चलें हम अलेक्जेंडर के रूम में भी, क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारे रूम्स को देखना है। अनिका की इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो सब एक्साइटेड थे और भी रूम्स को देखने के लिए। अब सभी आर्यन के रूम से निकलकर अब सीधे ही अलेक्जेंडर के रूम की तरफ चलने लग जाते हैं। वहां जाते ही अब अनिका के कहने पर अब रिया फिर से दरवाजा खोलती है और फिर सभी एक एक करके अब अलेक्जेंडर के कमरे के अंदर जाने लगते हैं।
तो वो देखते हैं कि अलेक्जेंडर के रूम के ही एक हिस्से में तो पेट एनिमल्स हैं। अलेक्जेंडर अब उन्हें देखकर दौड़कर अब उनके पास जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर की पसंद के अनुसार वहां पर रूम के एक हिस्से में पेट्स को रखा गया था। और वहीं सभी भी अब अलेक्जेंडर से ऐसे ही मिल रहे थे कि वो सभी अलेक्जेंडर को जानते हो, क्योंकि वो जितने भी पेट एनिमल्स वहां पे अलेक्जेंडर को देख रहे थे तो उनको भी देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे ये पेट अलेक्जेंडर से जान पहचान हो, वो उन्हें अच्छी तरह से जानते हों। आयशा मारवा ये सब देखकर अब रोहित से कहती है कि आज बर्थडे तुम्हारा है और सरप्राइज हम सबको मिल रहे हैं। पर अब अपनी माँ की ये बात सुनकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर तक वो सभी अलेक्जेंडर के रूम में ही घूमते हैं, ये उसके रूम को देखते हैं। ये देखकर तो अब रोहित अब अनिका से कहता है, क्या तुमने इस पैलेस को खरीद तो नहीं लिया है ना अनिका? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन के लिए यहाँ पर इतना सारा सामान, और वो भी सब बच्चों की ही पसंद का। अब तक मैंने यहाँ तीनों रूम देखा है तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि तुमने इस पैलेस को खरीद लिया है, क्योंकि जिसने भी ये रूम बनवाया है वो हमारे बच्चों के बारे में सब कुछ बड़ी ही अच्छी तरह से जानता है। मुझे लग रहा है कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया हुआ है ना? छोटी सी चीज का भी यहाँ पर बच्चों की पसंद से कितना ख्याल रखा गया है यहाँ पर। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया मिस्टर मारवा? अनिका की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि सच में रोहित यहाँ पर आने के बाद बहुत ही शौक में तो था, लेकिन जैसे ही रोहित ने तीनों ही बच्चों के कमरों को देखा है तो वहाँ पर जो चीज कभी शायद रोहित ने भी नोटिस ना की हो बच्चों की पसंद की, यहाँ में उसे एक छोटी से छोटी चीज को भी बड़े ही ध्यान से नोटिस किया हुआ था, और उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हर एक चीज को डेकोरेट किया हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, वो मैं आपके कमेंट्स में पढ़कर भी जानती हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी एक और स्टोरी है बैक टू रिटर्न, कृपया करके आप उसे भी इतना ही सपोर्ट कीजिए क्योंकि जितना आप अनिका के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में सच में ही बहुत ही टाइम की खपत होती है। इसलिए प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप सब उसको भी सपोर्ट कीजिए।